नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड बेंडर्स टीवी पर, जहां हम बात करते हैं इस दुनिया, इस यूनिवर्स और मानव जीवन से जुड़ी हुई तमाम कहानियों और रहस्यों के बारे में। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो ना सिर्फ आपको रोमांच से भर देगी बल्कि थोड़ा सा डराएगी भी। आपका डरना या ना डरना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है। यह सब सुनकर आपके मन में आज की कहानी को जानने की तीव्र इच्छा एवं उत्सुकता हो रही होगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आपकी उत्सुकता को शांत करने के लिए आइए चलते हैं आज की हमारी यात्रा पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर्स का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड चिक्सलप के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। गल्फ ऑफ मैक्सिको के विशालकाय क्रेटर का निर्माण इसी एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट के कारण हुआ था। दोस्तों, ये बात है आज से 66 मिलियन साल पहले की, जब क्रिटेशियस पीरियड में चिक्सलप एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। पर दोस्तों, आज हम चिक्सलप एस्टेरॉयड के बारे में नहीं बल्कि एक और एस्टेरॉयड नादिर के बारे में बात करेंगे, जिसे चिक्सलप का कजन कहा जा रहा है। चिक्सलप की चर्चा करेंगे किसी अन्य एपिसोड में। दोस्तों, नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंटल जर्नल में अभी हाल में ही प्रकाशित एक शोध पत्र की यदि माने तो चिक्सलप क्रिटेशियस एरा में अकेले ऐसा बड़ा एस्टेरॉयड नहीं था जो पृथ्वी से टकराया था। वैज्ञानिकों के अनुसार एक और बड़ा एस्टेरॉयड उस समय पृथ्वी से टकराया था। दोस्तों, पॉपुलर साइंस लिटरेचर, प्रिंट मीडिया और साइंस कम्युनिकेटर्स के द्वारा इस एस्टेरॉयड को चिक्सलप का कजिन, उसकी सिस्टर या उसके ट्विन, जो नाम विशेषतः हमने इसे दिया है, आदि आदि की संज्ञा दी जा रही है। दोस्तों, कितना बड़ा था ये एस्टेरॉयड? क्या ये एग्जैक्टली सेम टाइम पर पृथ्वी से टकराया था? ये पृथ्वी से कहाँ टकराया था? इसके इम्पैक्ट का पृथ्वी पर क्या असर हुआ था? क्या ये एस्टेरॉयड चिक्सलप एस्टेरॉयड का ही एक हिस्सा था? ये चिक्सलप एस्टेरॉयड से पहले पृथ्वी से टकराया था या बाद में? दोस्तों, आपके मन में इस तरह के ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे आज के इस एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 3, डायनासोर्स किलर्स ट्विन में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 2022 में, जब हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऊस्टन निकलसन अपने शोध कार्य के लिए अटलांटिक ओशन के सी बेड अर्थात समुद्र तह का अध्ययन कर रहे थे। इस अध्ययन के लिए वे अटलांटिक ओशन के सी बेड वाले सेस्मिक सर्वेज यानी भूकंप संबंधी सर्वेक्षण की पड़ताल कर रहे थे। यह सर्वेक्षण संबंधित सतह अथवा भूभाग से भूकंप तरंगों के प्रचार, प्रवर्तन तथा आवर्तन के आंकड़ों को एकत्रित करके बनाया जाता है। इन सर्वेक्षणों से संबंधित भूभाग में सेडिमेंट्स की परतों की मोटाई, सिंकहोल्स, क्रेटर्स या खंदकों की मौजूदगी और विभिन्न प्रकार और घनत्वों वाले रॉक्स के लेयर्स और उनकी मोटाई आदि के बारे में पता पड़ता है। इन सेस्मिक सर्वेक्षणों के अध्ययन के दौरान ही एक मरीन क्रेटर नादिर की खोज डॉक्टर निकलसन और उनकी टीम के द्वारा की गई। नादिर क्रेटर अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में स्थित देश रिपब्लिक ऑफ गिनिया के कोस्ट से लगभग 400 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में समुद्र की पानी की सतह यानी सी लेवल से लगभग 900 मीटर नीचे स्थित है। यह सी बेड से लगभग 300 मीटर नीचे स्थित है और ऊपर से सेडिमेंट से पटा हुआ है। दोस्तों, यह क्रेटर गिनिया प्लेटू के उस हिस्से पर स्थित है जो गिनिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है और समुद्र के अंदर कोस्ट से काफी दूरी तक फैला हुआ है। अपनी इस खोज को तब डॉक्टर निकलसन और उनकी टीम ने अपने एक शोध पत्र में प्रकाशित भी किया था। नादिर क्रेटर का नाम एक समुद्री पहाड़ी जिसका नाम नादिर है और जो इस क्रेटर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है के नाम पर रखा गया है। सेस्मिक सर्वेक्षणों के आंकड़ों का अध्ययन करके इस क्रेटर की गहराई, इसके डायमीटर, इसके रिम के फैलाव आदि का आसानी से पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक नादिर क्रेटर के आकार और संरचना के आधार पर यह मजबूत अंदाजा लगा चुके थे कि यह क्रेटर एक एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट या हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट के कारण ही बना होगा। पर तब उनके पास केवल 2D डेटा उपलब्ध था
और उससे इस क्रेटर की पूरी संरचना का पता लगा पाना संभव नहीं था। दोस्तों, बाद में वैज्ञानिकों ने इस क्रेटर की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस, उपलब्ध सेस्मिक डेटा, स्ट्रेटिग्राफी डेटा और वेलोसिटी डेटा के आधार पर बनाई और अपने इस अंदाजे की पुष्टि भी की। दोस्तों, डॉक्टर निकलसन और उनकी टीम ने इन्हीं आंकड़ों और 3D इमेजिंग पर आधारित अपने शोध कार्य को 3 अक्टूबर 2024 को नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंटल जर्नल में प्रकाशित किया है। दोस्तों, जहां पहले वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लगभग 400 मीटर डायमीटर का बता रहे थे, 3D इमेजिंग करने के बाद उन्हें पता चला कि इस एस्टेरॉयड का आकार लगभग 500 मीटर डायमीटर का रहा होगा। 3D इमेजिंग से यह भी पता चला कि नादिर क्रेटर की सर्कुलर रिम या परिधि का डायमीटर लगभग 9.20 किलोमीटर के करीब है और इसका एरिया करीब 67 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी दीवारों की ऊंचाई लगभग 425 मीटर बताई गई है। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के आकार का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यदि अपने इम्पैक्ट वाली जगह से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी से अगर इसे उस समय ऑब्जर्व किया जाता जब यह पृथ्वी पर गिर रहा था, तो यह आसमां में सूर्य के आकार का लगभग 24 गुना बड़ा दिखाई देता। 3D इमेजिंग से यह भी पता पड़ा कि इस क्रेटर की संरचना एक कॉम्प्लेक्स क्रेटर की है, जिसमें कि केंद्र में एक उभरा हुआ भाग होता है। उसके चारों ओर निचला दबा हुआ भाग होता है जो कि ऊंची गोलाकार दीवार पर जाकर खत्म होता है। इस ऊंची गोलाकार दीवार का ऊपरी भाग क्रेटर की रिम बनाता है। इस गोलाकार बाउंड्री या दीवार के निचले हिस्से का डायमीटर ऊपरी हिस्से के डायमीटर से कम होता है, अर्थात ये गोलाकार बाउंड्री स्लेंटेड एंगल या ऑब्लिक एंगल की होती है। यानी कि इस क्रेटर की संरचना उस बाउल के आकार की होती है जिसकी बाउंड्री स्लेंटेड या तिरछी हो और जिसके मध्य का भाग उठा हुआ हो। इस क्रेटर की संरचना से इस बात का भी पता लगा कि यह एस्टेरॉयड उत्तर पूर्व दिशा से पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 40 डिग्री एंगल बनाते हुए पृथ्वी से टकराया था। अब यह तो सिद्ध हो चुका था कि यह क्रेटर एक बहुत अधिक वेग के ऑब्जेक्ट के टकराने से बना है, यानी कि यह एक हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर है। अब डॉक्टर निकलसन और उनके साथियों को यह पता करना था कि यह क्रेटर किस समय बना था, यानी कि इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट कब हुआ था। डॉक्टर निकलसन और उनके साथियों ने इस क्रेटर की एज पता करने के लिए प्राइवेट कंपनियों द्वारा ड्रिल किए गए बोरवेल्स के डेटा की मदद ली। बोरवेल डेटा से प्राप्त विभिन्न गहराइयों पर स्थित रॉक्स और सेडिमेंट्स की एजेस के आधार पर यह पता लगा कि यह क्रेटर क्रिटेशियस पैलियोजीन यानी KPG बाउंड्री के समय बना था। दोस्तों, जियोलॉजिक टाइम स्केल पर KPG बाउंड्री का समय वह समय है जब डायनासोर्स का अंत हुआ था, यानी कि आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले। डॉक्टर निकलसन और उनकी टीम के लिए ये जानकारी काफ़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि नादिर क्रेटर और चिक्सलुप क्रेटर बनाने वाले दोनों एस्टेरॉइड्स एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरे हो सकते हैं। तो क्या डायनासोर्स का अंत सिर्फ एक एस्टेरॉइड के टकराने से नहीं, बल्कि 2 या उससे भी ज्यादा एस्टेरॉइड्स के टकराने से हुआ था? दोस्तों, डॉक्टर निकलसन का मानना है कि संभवतः क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स का अंत कई एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ हो। इनमें चिक्सलुप एस्टेरॉइड सबसे बड़ा रहा होगा और अन्य उससे काफ़ी छोटे रहे होंगे। ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से एक लंबे समय अंतराल लगभग 1 से 2 मिलियन साल तक अलग अलग समय पर टकराते रहे होंगे। ये भी संभव है कि चिक्सलुप एस्टेरॉइड और नादिर एस्टेरॉइड एक और भी बड़े एस्टेरॉइड के हिस्से हों, जो एक नियर अर्थ ऑर्बिट में कई भागों में बंट गया हो और ये टुकड़े अलग अलग समय पर पृथ्वी से टकराते रहे होंगे और इस समय अंतराल में ही डायनासोर्स और अन्य समकालीन जानवरों का अंत हुआ हो। दोस्तों, एक संभावना यह भी है कि चिक्सलुप एस्टेरॉइड और नादिर एस्टेरॉइड एक बाइनरी सिस्टम ऑफ एस्टेरॉइड्स के 2 हिस्से हों और एक के बाद एक कुछ समय अंतराल पर पृथ्वी से टकराए हों। दोस्तों, यह स्पष्ट रूप से कहा जा पाना संभव नहीं है कि नादिर क्रेटर वाला एस्टेरॉइड चिक्सलुप क्रेटर वाले एस्टेरॉइड से पहले पृथ्वी से टकराया था या बाद में, पर यह कहना ठीक होगा कि दोनों एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से मैक्सिमम 1 या 2 मिलियन साल के अंतराल पर ही पृथ्वी से टकराए होंगे, जो कि डेटिंग
या एज के आंकड़ों से स्पष्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नादिर क्रेटर इम्पैक्ट से पृथ्वी पर होने वाले प्रभावों के बारे में। यह एस्टेरॉयड लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से टकराया था, यानी कि लगभग 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसके इम्पैक्ट से गिनिया प्लेटू, जो कि गिनिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है, का एक भाग भूस्खलित होकर नीचे धंस गया था। इसके इम्पैक्ट से लगभग 800 मीटर ऊंचाई की लहरें या सुनामी अटलांटिक ओशियन में बहने लगी थीं। इसके इम्पैक्ट के कारण दसियों हजारों बॉम्ब्स यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स के एक साथ फटने की जैसी आवाज पैदा हुई थी। इसके इम्पैक्ट की तुलना लगभग 5000 मेगाटन्स की तीव्रता के विस्फोट से भी की जा सकती है। इसके इम्पैक्ट के बाद पृथ्वी पर रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह घटना एक बहुत ही गंभीर रीजनल हैजर्ड या क्षेत्रीय आपदा थी। तुलनात्मक अध्ययन से इसकी गंभीरता का और भी अच्छे तरीके से आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, मानव इतिहास में ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है, पर कुछ इससे कम तीव्रता की ऐसी ही घटनाएं घटित अवश्य हुई हैं। इनमें तुंगुस्का और टोंगा इवेंट्स प्रमुख हैं। दोस्तों, 30 जून 1908 की सुबह रशिया के साइबेरिया प्रांत की एक नदी तुंगुस्का के पास के जंगलों के ऊपर आसमान में एक मीटियोर का विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की तीव्रता लगभग 50 मेगाटन आंकी गई थी। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोटित होकर नष्ट हो गया था और इसने पृथ्वी पर कोई भी इम्पैक्ट क्रेटर नहीं बनाया था। इसके जमीन से न टकराने के बावजूद भी इस इम्पैक्ट की वजह से लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 80 मिलियन ट्रीज जलकर नष्ट हो गए थे। उस समय जंगल में मौजूद 3 लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए थे। दोस्तों, मानव के लिखित इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना थी जहां किसी एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट के कारण इतना बड़ा असर हुआ हो। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड का व्यास 50 से 60 मीटर या 160 से 200 फीट था। इस आकार पर भी यह एस्टेरॉयड एक पूरे बड़े शहर को तबाह कर सकता था। दोस्तों, सोचिए, जब ये एस्टेरॉयड इतनी तबाही ला सकता है तो 500 मीटर के व्यास वाला नादिर क्रेटर वाला एस्टेरॉयड उस समय कितनी तबाही लाया होगा। और फिर अगर ऐसे कई एस्टेरॉयड्स उस समय पृथ्वी से टकराए होंगे और हर उस एस्टेरॉयड के द्वारा किए गए नुकसान को अगर मिलाएं तो कुल मिलाकर पूरी पृथ्वी पर कितनी तबाही आई होगी। दोस्तों, हम आपको टोंगा आर्किपेलागो के एक ज्वालामुखी के विस्फोट के बारे में भी बताते चलें, जिसके बारे में हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, 15 जनवरी 2022 को टोंगा आर्किपेलागो में समुद्र के अंदर स्थित एक ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट इतना विशालकाय था कि इससे उत्पन्न हुए रॉक्स, एशेज और वाटर के मिक्स डेब्री से बने विशालकाय बादल रूपी प्लूम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बड़ी ही आसानी से देखा गया था। टोंगा आर्किपेलागो दक्षिण पैसिफिक ओशियन में स्थित है, पर इस विस्फोट की आवाज जो आधुनिक यंत्रों के द्वारा रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे तेज आवाज थी, को दूर दूर तक जैसे कि अमेरिका, रशिया और न्यूजीलैंड तक भी रिकॉर्ड किया गया था। समुद्र के अंदर हुए इस विस्फोट से 45 मीटर ऊंची शुरुआती लहरें पैदा हुई थीं, जिनकी वजह से कई देशों में सुनामी आई थी। इनमें टोंगा, फिजी, अमेरिकन समोआ, वनूतु, न्यूजीलैंड, जापान, यूएसए, रशिया, फार ईस्ट, चिले और पेरू प्रमुख हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस विस्फोट को हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के विस्फोट से भी सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली बताया था। ज्ञात रहे कि हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के विस्फोट की तीव्रता लगभग 15 किलो टन ऑफ टीएनटी के बराबर थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नादिर क्रेटर जैसे 20 कन्फर्म्ड मरीन क्रेटर्स मौजूद हैं, पर किसी अन्य मरीन क्रेटर को नादिर क्रेटर के जितना स्टडी नहीं किया गया है, क्योंकि जितना डेटा नादिर क्रेटर के बारे में उपलब्ध है उतना किसी और के बारे में उपलब्ध नहीं है। इस क्रेटर को डिटेल में स्टडी करना इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि ये अन्य क्रेटर्स की अपेक्षा अधिक संरक्षित है। दोस्तों, नादिर क्रेटर से संबंधित इस रिसर्च से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चलें। डॉक्टर निकलसन
और उनकी टीम ने जिन बोरवेल्स की एक निश्चित गहराई, उस गहराई जिस पर 3D इमेजिंग के आधार पर नदीर क्रेटर के तल का होना सुनिश्चित हुआ था, पर उपस्थित रॉक्स और सेडिमेंट्स की एज के आधार पर नदीर क्रेटर के इम्पैक्ट का समय तय किया था। वो बोरवेल्स गिनिया प्लेट्यू पर तो स्थित हैं, पर नदीर क्रेटर के क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। यदि नदीर क्रेटर के सरफेस से उसकी कोर और फ्लोर के हिस्से तक बोरवेल्स की ड्रिलिंग करके रॉक्स और सेडिमेंट्स की एज के आधार पर नदीर क्रेटर के इम्पैक्ट की टाइमिंग का पता लगाया जाए तो हमें बहुत ही सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा आज की टेक्नोलॉजी से करना संभव है। अगर ऐसा किया जाता है तो डायनासोर एक्सटिंक्शन इवेंट की स्थिति और भी स्पष्ट हो सकती है। दोस्तों, तो आप नदीर क्रेटर वाले एस्टेरॉयड को क्या कहेंगे? डायनासोर किलर्स कजिन या फिर डायनासोर किलर्स ट्विन, या आप इसे कोई और नाम देना चाहेंगे? हो सकता है कि डायनासोर किलर्स के कई और कजिन्स भी रहे हों और जिनके बारे में भविष्य में हमें पता लगे। जो भी हो दोस्तों, इस रिसर्च ने क्रिटेशियस पीरियड में हुए डायनासोर्स के अंत की घटना की वैज्ञानिकों की समझ को और बेहतर तो बना ही दिया है। दोस्तों, मानव इतिहास में किसी बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का अब तक कोई प्रमाण नहीं है, पर क्या ये संभव है कि निकट या दूर भविष्य में कभी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए और मानव जीवन के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दे? दोस्तों, अपने दूसरे वीडियो यानी एपिसोड 2 अर्थ सेकंड मून में हमने आपको नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स NEAs के बारे में बताया था। वहाँ हमने बताया था कि ये एस्टेरॉइड्स कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं और इनके पृथ्वी से टकराने की संभावना भी रहती है। ये NEAs कई ग्रुप्स में विभाजित हैं। इन ग्रुप्स के नाम अतीरा, A10, अपोलो और एमोर हैं। अपोलो ग्रुप एक एस्टेरॉयड जिसका नाम वैज्ञानिकों ने बेनू रखा है कि पृथ्वी से टकराने की सबसे अधिक संभावना है। इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 500 मीटर है, जो कि नादिर क्रेटर वाले एस्टेरॉयड से लगभग बराबर ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पृथ्वी से टकराने का 1750 चांसेस में 1 चांस है। यह ईयर 2178 से लेकर ईयर 2290 तक पृथ्वी से कभी टकरा सकता है। इसके टकराने की सबसे अधिक संभावना ईयर 2182 में है। दोस्तों, है ना ये थोड़ी सी डराने और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? पर दोस्तों, हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और यह सोच रखनी चाहिए कि विज्ञान में निरंतर होने वाली प्रगति के साथ हम पृथ्वी पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए भविष्य में और भी बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइए। हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप भविष्य में और किन विषयों के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सहयोग और सुझावों से प्रेरित होकर हम ऐसी ही और अन्य तमाम घटनाओं से जुड़ी जानकारियाँ और कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने साथियों और अन्य जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे माइंड बेंडर्स टीवी के अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड कीप लुकिंग अप।